हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आजकल आप लोग कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं भी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठेकेदार 50 मीटर गहरा कुआं खोदने के लिए पहले मीटर की लागत ₹1000, दूसरे मीटर के लिए 1040, तीसरे मीटर के लिए 1080 तथा ऐसे ही क्रम में अन्य मीटर के लिए सहमत होता है। कुआं खोदने की कुल लागत कितनी है? अब कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कुएं का शेप आपका सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार शेप होता है। पहले मीटर पर खर्चा मतलब यहां से लेकर के यहां तक खुदाई हुई, ये पहला मीटर है, उस पर कितना खर्चा? 1000 रुपये का। फिर जो अगला मीटर है दूसरा वाला है, इसके बाद 1 मीटर और खोदना है, या आप 2 मीटर खोद दिया आपने तो दूसरे मीटर पर खर्चा 1040। जैसे जैसे कुएं में नीचे खोदते जाएंगे ना, वो ज्यादा कठिन होता जाएगा तो उसकी कीमत ज्यादा है। तीसरे मीटर के लिए कितना खर्चा हो रहा है? 1 मीटर के लिए तीसरा मीटर पर खर्चा कितने का हो जाएगा? 1080, 1080। ये दूसरे मीटर के लिए कितना था? 1040। पहले मीटर की खुदाई के लिए कितना खर्चा था? 1000। इसी रूप में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रति मीटर दर बढ़ती जाएगी। तो पहले मीटर का खर्चा कितना था? 1000। दूसरे मीटर का खर्चा कितना हुआ? 1040। तीसरे मीटर का कितना हुआ? 1080। ऐसे ही देखो कितना कितना बढ़ रहा है। इससे ये 40 ज्यादा है, ये जो है इससे 40 ज्यादा है, और ये इससे 40 ज्यादा, मतलब पर मीटर 40 रुपीज बढ़ रहे हैं। 40 रुपए बढ़ रहे हैं। पहले 1 मीटर पर इतना रुपए का खर्चा आएगा खुदाई में, अगला 1 मीटर पर इतने रुपए खर्चा आएगा, 40 रुपये बढ़ गया। देखो 40 रुपये बढ़ गया। अगले 1 मीटर के लिए 40 इसमें और बढ़ गया, फिर अगले 40 इसमें और बढ़ जाएगा। इस रूप से इस हिसाब से 50 मीटर गहरा कुआं खोदना है। तो ये हो गया 50 टर्म्स या 50 पद। पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, आप तो कहां तक? इसी रूप में 50 टर्म आएंगे, 50 पद आएंगे इसमें। और ये आपको क्या लग रहा है? यह एक एपी है। स्वाभाविक देखिए आप, यह एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। क्यों? 40 का अंतर है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 40 आएगा, 40 इसमें से इसको माइनस करेंगे 40 आएगा, 40 आएगा। तो ये एपी है। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा दोस्तों? प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, 1000 पहला पद हो जाएगा। सार अंतर कॉमन डिफरेंस सी डी, सार अंतर डी बराबर, इसमें से इसको माइनस करूंगा 1040 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है। और पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n बराबर 50। 1000, 1040, 1080 चलते जाएगा कहां तक? 50 पद, 50 पदों तक ऐसा चलता जाएगा। तो अब आप देखो हमें क्या निकालना है? कुल कितना खर्चा लगेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं A इज इक्वल टू 1000, D इज इक्वल टू 40, N इज इक्वल टू 50। ठीक हो गया। एपी है तो एपी के n पदों का योग, जो आप कुआं खोद रहे हैं, जो ये कुआं खोदा जा रहा है, ये 50 मीटर गहरा है। ठीक है। तो इस पर कुल खर्चा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कुल कितना खर्चा होना है? आप देखिए
एपी आपका था ₹1000, ₹1040, ₹1080। ये चलता जाएगा। कितने पद हैं? 50 टन्स, 50 पद हैं इसमें। 1 मीटर पर 2 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, इस ढंग से 50। तो n पदों का योग, ये पूरे 50 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है या कुआं खोदना है, तो उस पर कितना खर्चा हो जाएगा? समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। S50 आप जानते, पहले SN मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला। n पदों का योगफल का सूत्र क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक हो गया? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S50 50 पदों का योग, n की जगह 50, तो 50/2 2 इंटू a। पहला पद कितना है? 1000 प्लस n-1, 50 माइनस 1 इंटू डी मतलब 40। ठीक हो गया? 2a 2 गुणा 1000 प्लस n-1, n कितना है? 50 है, 50 माइनस 1 इंटू डी 40 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 इंटू इसके इससे मल्टीप्लाई हो गए 2000 प्लस ये हो जाएगा 49 इंटू 40। ठीक हो गया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? तो आप देखिए इस सब का सम कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन हमारे पास है, मल्टीप्लाई करना है। अब तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू, यहां से उतार लेता हूं, 25 इंटू 2000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से तो 0 3 19 1960 9 चौके 36 का 3 ये हो। अब जोड़ लीजिए 25 इंटू इसमें ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3960। ठीक है? अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए दिस इज इक्वल टू 25 0 जा 0, 25 6 जा 150, 15 आ गया, 25 नंबर 225 और 15 हो गया 240, 0 24, 25 के 75 और उसमें 24 आप प्लस करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो 99,000 इतने रुपए का खर्चा आएगा। इतने रुपए का खर्चा आएगा डियर स्टूडेंट। 50 मीटर गड्ढा खोदने में 90,000 रुपए का खर्चा। ठीक हो? तो सिंपल क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल का सूत्र है। ठीक हो गया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी जो है उसमें क्या क्या आता है? कई बार सार अंतर निकालने के लिए आता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आता है, कभी कभी एन टर्म निकालने के लिए आता है, एन पद निकालने के लिए आता है, कभी कभी एन पदों का योगफल निकालने के लिए आता है। तो ये आपने इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व मैं यहां पर कर लेता हूं। यदि समीकरण में एक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये है एक ये है। इनका उभयनिष्ठ मूल, मूल मतलब रूट, रूट क्या है? x इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझिए, समीकरण का मूल क्या होता है? मूल बोलिए, हल बोलिए। ठीक है? ठीक है दोस्तों? रूट कहिए, सॉल्यूशन कहिए, एक ही बात है। इस इक्वेशन का एक रूट, एक मूल ये है, ये इस इक्वेशन का भी एक मूल ये है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ये जो समीकरण है
इसका एक हल ये है, ये जो समीकरण है इसका एक हल ये है। और हल का मतलब क्या होता है, समीकरण के हल का मतलब क्या हुआ, यदि मैं इस समीकरण में x = 1 रख दूंगा, इस समीकरण में x = 1 रख दूंगा डियर स्टूडेंट, तो इसकी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड आप कह सकते हैं, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि मैं x = 1 यहां रखूंगा तो बाएं पक्ष का जो मान आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आएगा, वही वैल्यू राइट हैंड साइड की हो जाएगी। यही तो है मूल। ठीक है, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन है, ये तो मूल है। x = 1 यदि यहां रखूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बाएं पक्ष का मान 0 होना चाहिए। वही बात यहां पर भी है कि इस समीकरण में, यहां पर 5 नहीं, दिस इज b, इस समीकरण में x = 1 रखूंगा तो बायां पक्ष का मान 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में x = 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर। अब आप देखो ax² + ax + 3 = 0 का मूल रूट कितना है, x = 1 है, यह आपको दिया हुआ है, तो x = 1 यहां रख दीजिए, a × 1² + a × x की जगह पे 1 + 3 = 0। इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जानी चाहिए। जब मैं x = 1 रखूंगा तो ये कितना हो गया, 1², तो a + 3 = 0। इसका मतलब हो गया a + a हो गया 2a + 3 = 0। इसका मतलब हो गया 2a = -3। इसका मतलब हो जाएगा a = -3/2। a की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट कितना, -3/2। ठीक, अब इस इक्वेशन से देखिए, ये जो समीकरण है ये वाली, इसका ये भी मूल है, इसका एक हल ये है, आप कह सकते हैं x² + x + b = 0 का एक मूल x = 1 है। ठीक है, तो x = 1 इसमें रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो x = 1 यहां रख दीजिए, 1² + 1 + b = 0। इसका मतलब हो 1² 1 ही हुआ, 1 + 1 + b = 0, 2 + b = 0। दिस इंप्लाइज दैट b = -2 हो गया। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -2। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ए बी का मान निकालिए। तो ए बी कैसे निकलेगा, a × b। आपको यदि ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी का मतलब क्या हुआ, a × b। a की जगह पे लिख दीजिए -3/2, इंटू b की जगह पे लिख दीजिए -2, माइनस हो गया प्लस, 2 से कट गया 2, तो ये आ गया कितना, 3 आ गया। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला राइट आंसर है। ठीक हो गया, ए बी का मान होगा, आप कहेंगे दैट विल बी 3। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस रूप में करने हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन बहुपद x³ - x² + 2x - 2 का एक शून्य का है। इसका एक 0 बताना है। शून्य का मतलब हुआ कि ये कहां पर 0 हो जाएगा, x का वो कौन सा मान है जिसके लिए ये शून्य हो जाए। ठीक है, तो उसका तरीका है, ऐसा करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है x⁵ - x³ + 2x - 2। आपको इसका शून्य चाहिए, शून्य मतलब 0, x का वह कौन सा मान जिस पर ये 0 हो जाए, शून्य हो जाए, उसको बोलते हैं शून्यक, जीरोज। तो अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x³ कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में, तो यहां पर बचेगा x² -
यहाँ पर बचेगा 1 और यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये होगा x माइनस 1। इसके फिर फैक्टर करिए। आप जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 1। तो x माइनस 1 कॉमन है डियर स्टूडेंट इन दोनों में। तो मेरे पास क्या आएगा, आप देखिए यहां पर क्या बचेगा, ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, ये बच जाएगा और यहां पर बचेगा प्लस 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि x की वह वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं इसको यदि 0 रख दूं कि x का उस मान को निकालने के लिए, x की उस वैल्यू को निकालने के लिए, x का उस मान को निकालने के लिए जिस पर ये 0 हो जाए। तो अब ये गुणा ये है ना, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। कहीं पर लिखा हुआ है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो तीन बातें होती, या तो x 0 है, 0 गुणा समथिंग 0 होता है, या तो y 0 है, x गुणा 0 0, या दोनों 0 है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इनको इसको मैंने 0 लिखा है क्योंकि मुझे 0 चाहिए, ये 0 हो जाए, x का वह मान खोज रहा हूं जिस पर ये 0 हो जाए। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। ये ज्यादा आसान मुझे लग रहा है तो मैं लिख दूंगा x माइनस 1 बराबर 0। यदि ये 0 है तो इसका मतलब कितना होगा, x इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक 0 तो इसका ये निकल गया कि x इज इक्वल टू 1 रख दूंगा तो यह 0 हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए 1 की घात 5 1, 1 ऋण 1 की घात 3 1, 1 ऋण 1 0, प्लस 2 गुणा 1 2, 2 ऋण 2 0। तो यदि मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका एक शून्य का क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, शून्य निकालना आप जान रहे हैं ना कि x का वह मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए, द वैल्यू ऑफ द x एट विच दिस पॉलिनोमियल बिकम 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, इससे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसका एक 0 x इज इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में थोड़ा समझ करके काम करना है, पेपर आपको बोर्ड का आसान मिलेगा, कठिन नहीं मिलेगा। तो तैयारी आप अच्छी सी करिए तो अच्छा आपका पेपर होगा मैथ्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। यदि समीकरण युग्म पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी है 12x प्लस p प्लस 16y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 इक्वेशंस है, एक है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 और दूसरी है 12x प्लस p प्लस 16 इंटू y इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरणें हैं, कैसी समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, रैखिक समीकरण है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। इसका ग्राफ भी सरल रेखा आएगा, इसका ग्राफ भी सरल रेखा आएगा, पर ऐसा वो नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो है नहीं, एक जोड़ा बन गया। पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। ये जो समीकरणें हैं, ये जो समीकरण युग्म है, समीकरणों का एक जोड़ा है, इनके कितने हल हैं, अनंत हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो p का मान चाहिए। अब देखो आपको ध्यान करना है, इस पर मैं पहले भी डिस्कस किया था
यदि एक इक्वेशन आपका ऐसा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये भी सरल रेखा का समीकरण है, ये भी सरल रेखा का समीकरण है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इनका अद्वितीय हल होगा, इसको ध्यान से देखिए, इसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होगी। a1/a2 b1/b2 के बराबर यदि नहीं है, इसका रेशियो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई एक हल निकलेगा, x का एक मान, y का एक मान। ठीक। दूसरी स्थिति क्या आती है? दूसरी स्थिति आती है कि अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अनंत हल कब आते हैं? अनंत हल आते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे कब? जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो, बराबर c1/c2 के बराबर यदि होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और तीसरी स्थिति है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं होगा या हल संभव नहीं है। ठीक है, हल संभव नहीं है। तब क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसी स्थिति आती है, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर तो है, परंतु वह c1/c2 के बराबर नहीं है, तब समीकरणों का कोई हल संभव नहीं होता। तो तीन स्थितियां ज्ञात रखिए। हमको क्या देखना है? अपरिमित, अपरिमित मतलब अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, तो p की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया। तो चलिए उस पर अब आते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बात है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? ये होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। इन समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे यदि ये बात होती है। अब a1 क्या है? ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक हो गया। तो a1/a2 कितना हो गया? 4/12 इज इक्वल टू b1/b2 कितना हो गया? 5/y का कोएफिशिएंट 5 डिवाइडेड बाय यहां पर y का गुणांक ये, तो पूरा का पूरा आ जाएगा p + 16 इज इक्वल टू c1/c2 मतलब 2/6। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी लाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे, तो दोनों फिर प्लस बन जाएंगे रेशियो में। ठीक है। तो ये कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट 4 3 जा, ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 5/p + 16 इज इक्वल टू, ये भी कट करके 1/3 आ गया। ठीक है। अब समीकरण को हल कर दीजिए, इसको और इसको ले लीजिए या इसको और इसको ले लीजिए, एक ही बात है। तो मैं ले लेता हूं 5/p + 16 इज इक्वल टू 1/3। इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो 15, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी तो p + 16। ठीक हो गया। और p की वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसको यहां ले लीजिए, तो 15 - 16 इज इक्वल टू p, तो p इज इक्वल टू 15 - 16, तो p की वैल्यू कितनी हो गई? -1 आ गया। अंडरस्टैंड? p की वैल्यू, तो ठीक से सॉल्व किया हमने इसको, एक बार देख लूं। 4 + 5y इज इक्वल टू 2, 12x प्लस p + 16y इज इक्वल टू 6।
दिस बाय दिस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, 5/p+16 इज इक्वल टू 2/6। ठीक हो गया। 1/3 p+16 इन दोनों को ले लिया मैंने, 5 डिवाइड बाई p+16 इज इक्वल टू 1/3। तो ठीक है, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू p+16। तो p की वैल्यू तो -1 ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, p की वैल्यू कितनी हो गई? -1। p इक्वल टू -1 के लिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो ये है p का मान होगा कौन सा? ये वाला। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। और प्रत्येक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जिससे कि आपकी ठीक से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यदि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसको ध्यान से देखिए, 9th में पढ़ा है आपने इसको। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। आपके पास जो सिलेबस है, ट्रायंगल आपके पास भी है, ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आपके पास समरूपता है, समरूप, सिमिलर। पर ये क्या है? यह है सर्वांग समता। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट। त्रिभुज एबीसी इसका कॉन्ग्रुएंट है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब हुआ सर्व अंग समान। इसके तीनों कोण के बराबर है। इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है। कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, साइड ए बी साइड पी क्यू के बराबर, साइड बी सी साइड क्यू आर के बराबर, साइड ए सी साइड पी आर के बराबर। ये सर्वांग समता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या होता है? कौन सा कथन सत्य? इसका मतलब ये होता है, इसमें एक नियम आता है डियर स्टूडेंट, एक संगतता। एक संगतता। इस लाइन को याद रखिए। 1 कॉरिस्पॉन्डेंस। कॉरिस्पॉन्डेंस, एक संगतता। एक संगतता का मतलब क्या हुआ? ये इसके संगत होगा। ए कॉरिस्पॉन्डिंग टू पी, ठीक है। बी क्यू के संगत होगा, और सी होगा आर के संगत। बस ये ध्यान रखना है। ए और पी कॉरिस्पॉन्डिंग हो गई। इसमें संगतता है, इसमें संगतता है, इसमें संगतता है। कहने का मतलब हुआ कि यदि इस त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज रख दिया जाए तो ए, या इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखा जाए, ए ढकेगा पी को, बी ढकेगा क्यू को, सी ढकेगा आर को। इसको बोलते हैं एक संगतता, 1 कॉरिस्पॉन्डेंस। ठीक है, इनमें कौन सा सही है आप देख रहे हैं? देखो ये वाला देखिए, लास्ट में लिखा हुआ डी में ए कॉरिस्पॉन्डेंस किसका है? पी के। ए और पी में संगतता है। बी और आर में है? नहीं है। बी का क्यू के साथ है, ये भी गलत हो गया। सी का क्यू के साथ, जबकि सी का आर के साथ है, ये भी गलत। ए का आर के साथ नहीं, सी का है आर के साथ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, आगे भी आपके जब तक एग्जाम होते हैं, मैं भी आपके साथ कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। आप बढ़िया तैयारी करिए डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप में
आप बहुत अच्छे अंक लाने वाले हैं। थैंक यू।